नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का डेटा एंट्री ऑपरेशंस विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय पर बात करने से पहले मैं आप लोगों के साथ अपने जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो साझा कर रहा हूँ। आप लोग हमारे से इन कॉन्टैक्ट नंबर्स के माध्यम से बात कर सकते हैं मैसेजेस के थ्रू। आज हम जो पाठ शुरू करने वाले हैं वो है पाठ 6, जिसका कि शीर्षक है स्प्रेडशीट के मूलभूत तथ्य। तो बेसिकली जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में, एक ऐसे उपकरण के बारे में जिसका कि आजकल बहुतायत में यूज़ होता है। खास तौर से वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर कि बहुत सारा डेटा हमको प्रोसेस करना हो, बहुत बड़ी संख्या में डेटा हमको कहीं भरना हो, उसकी शॉर्टिंग करनी हो, उसको फिल्टर करना हो, ठीक है ना। बहुत सारे काम आप स्प्रेडशीट के माध्यम से करते हैं। तो ये स्प्रेडशीट होती क्या है? स्प्रेडशीट एक बहुत बड़ी शीट होती है। स्प्रेड मतलब फैली हुई, ठीक है ना। तो वो एक बहुत बड़ी शीट होती है जिसमें डेटा और जानकारी जो होती है वो लाइनों और कॉलम में व्यवस्थित रहती है, ठीक है ना। जैसे आप ये देख पा रहे हो, ये एक स्प्रेडशीट का एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है स्प्रेडशीट का। इसमें आप देख रहे हो ये जो इस प्रकार से जो इंफॉर्मेशन है, ऐसे ये एक लाइन कहलाती है। और जो ये खड़ी जो ये कॉलम है, इनको उसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो स्तंभ या कॉलम होते हैं, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ नाम लिखा हुआ है, तो सारे नाम इसी एक स्तंभ में दिए गए हैं। अलग अलग लाइनें हैं, जैसे ये JL बख्शी लिखा हुआ है, इसके आगे मिस्टर सोहन सिंह लिखा हुआ है, ये मैथमेटिक्स लिखा है, ये पास लिखा है। ये सारी सूचना एक लाइन में है और ये सारी सूचना एक कॉलम में है, ठीक है ना। तो लाइन और कॉलम में बटा हुआ होता है पूरा जो ये स्प्रेडशीट होती है। और एक जो छोटा इसका एक अवयव होता है उसको सेल बोलते हैं। जैसे ये जो एक छोटा जिसमें कि एक जानकारी आई है, जिसमें एक नाम आया है अरुण बख्शी नाम का, वो जो है उसको सेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेल क्या होता है? सेल जहाँ पर लाइन और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं वो जगह बन जाती है सेल, ठीक है ना। तो ऐसी हर एक जगह कई सारी जगह होंगी, जितनी लाइनें और जितने कॉलम होंगे उसके हिसाब से ही सेलों की संख्या निर्धारित होती है, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा लाइनें और जितने ज़्यादा कॉलम्स होंगे उतनी ज़्यादा सेल भी होंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे स्प्रेडशीट क्या है। एक बहुत बड़ी शीट है जिसमें डेटा और जानकारी लाइनों और कॉलमों में व्यवस्थित होती है। एक्सेल जो कि हम यूज़ करने वाले हैं, जिसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी कि MS एक्सेल भी बोलते हैं। एक्सेल सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाला स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दिया जाता है और इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अगर आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको एक्सेल में काम करने को आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। ये इसका सिंबल है जो भी आपके सामने स्क्रीन पर आया है। एक्सेल का उपयोग करके संख्यात्मक डेटा के साथ अंकगणितीय कार्य, आप ना केवल संख्यात्मक डेटा का जो काम इसमें करते हैं, बल्कि आप अगर दूसरी टाइप का डेटा हो, जैसे नाम वाला डेटा हो, वो भी कर सकते हैं। तो जो संख्यात्मक डेटा होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 जो अंक वाला जो संख्या का डेटा होता है, संख्या वाले आंकड़े होते हैं, उनके साथ आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल फंक्शंस, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन हो गया, ये सारे आप कर सकते हैं, ठीक है ना, एक्सेल का उपयोग करके। अब हम जो ये पाठ पढ़ रहे हैं, ये हम जब हम ये पाठ पढ़ लेंगे तो हमको क्या क्या फ़ायदे होंगे, हमारा उद्देश्य क्या है इस पाठ को पढ़ने का। सबसे पहली बात है कि हम MS एक्सेल 2007 जो कि इस किताब में दिया गया है, देखिए आपने देखा होगा वर्ड भी 2007 था और MS एक्सेल 2007 की बात इसमें हो रही है। तो उसकी बुनियादी सुविधाओं की आप व्याख्या कर पाएंगे। उसमें क्या क्या बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो मिलती हैं, क्या क्या बेसिक उसके अंदर नीड आपकी फुलफिल हो सकती है, वो आपको पता चलेगा। साथ साथ जो पेज होते हैं उनको व्यवस्थित यानी कि सेटअप उनका करने के लिए और उनको प्रिंट कैसे करना है वो भी आप कर पाएंगे। फिर आप वर्कशीट को संशोधित कर पाएंगे। जो वर्कशीट अभी मैं आपको बताऊंगा आगे वर्कशीट क्या होती है, उसको आप एडिट कर पाएंगे, उसको एडिट कर पाएंगे।
ठीक है ना। उसके अंदर कुछ जोड़ना है, घटाना है, वो सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। कोई चीज़ निकालनी हो, कोई चीज़ डालनी हो, वो सब कर पाएंगे। वर्कशीट में आप डेटा एंटर कर सकेंगे, आपको डेटा एंट्री इसमें सिखाई जाएगी इस पार्ट में। तो इसकी मदद से आप जो ये डेटा एंट्री ऑपरेशंस विषय पढ़ रहे हो, डेटा एंट्री करना आप सीख जाओगे। तो डेटा एंटर कर सकेंगे वर्कशीट में और उसे संपादित कर सकेंगे, उसको एडिट कर सकेंगे। ठीक है। फिर इसमें आप कीबोर्ड के शॉर्टकट का उपयोग करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहली बात आती है स्प्रेडशीट की विशेषताओं की। तो आपके काम को आसान बनाने के लिए एक्सेल में की बहुत सारी विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है ना। जिसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उसकी बात हम केवल कर रहे हैं। सबसे पहला एक विशेषता है उसकी ऑटो सम। तो ऑटो सम में क्या होता है, जो एडजेसेंट सेल होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था जहां पर लाइनें और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं उनको सेल बोलते हैं। तो ये सेल, एक सेल ये है, एक सेल ये है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, इसके बाद मान लीजिए कि ये 3 नंबर है। तो एडजेसेंट बोलते हैं लगे हुए को। जैसे ये लगे हुए सेल है ना, 1 और 2 आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है ना, एडजेसेंट है, सन्निकट है। तो इसके एक समूह को की सामग्री को जोड़ने के लिए आप ऑटो सम फंक्शन का उपयोग करते हैं। ऑटो सम की सहायता से आप, ऑटो मतलब अपने आप और सम मतलब जोड़ना, तो आप एक समूह की सामग्री को जोड़ने में ऑटो सम का उपयोग कर सकते हैं। ये भी एक स्प्रेडशीट की विशेषता है। दूसरा है लिस्ट ऑटोफिल। तो जब सूची के अंत में कोई नया आइटम जोड़ा जाता है, जैसे एक सूची पे आप काम कर रहे हो, ठीक है ना, एक कॉलम में आप काम कर रहे हो मान लो, उसके नीचे जब उसमें अगर आप कोई नया आइटम अगर जोड़ते हो तो वो ऑटोमेटिकली ही जो फॉर्मेटिंग है, जो ऊपर फॉर्मेटिंग चली आ रही है, जैसे मान लीजिए ऊपर आप एरियल आपका फॉन्ट है, ठीक है ना, तो अगर आप इसके साथ इसको अगर आप नीचे लेके जाओगे तो वो भी उसी फॉन्ट में, जो फॉन्ट आपने ले रखा है, जो चेक कलेक्ट सिलेक्शन कर रखा है, उसी फॉर्मेट को ये विस्तृत करता चला जाता है। तो लिस्ट ऑटोफिल वाली सुविधा भी इसमें रहती है। इसके बाद आता है ऑटोफिल। तो अगर कोई ऐसा डेटा है जो कि आपके स्प्रेडशीट में बार बार आ रहा है या फिर सीक्वेंशियली आ रहा है, हर एक को छोड़ के एक बार आ रहा है, तो उसके द्वारा आप अगर चाहें तो जो बार बार आने वाला डेटा या जो सीक्वेंशियल डेटा है उसके द्वारा सेल को आप शीघ्रता से भर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे क्रोनोलॉजिकल दिनांक हैं, संख्याएं हैं, या फिर दोहराया गया पाठ है। ठीक है ना। सूत्रों को कॉपी करने के लिए जो ये फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूलों को आपको पता होगा, जैसे जोड़ने के फॉर्मूला हो सकता है, घटाने का फॉर्मूला हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि वर्गमूल निकालने का फॉर्मूला हो सकता है। तो किसी भी तरीके का जो फॉर्मूला है उसको ऑटो फिल करने का उपयोग भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना। आप चाहें तो इस सुविधा के साथ पाठ और संख्या में भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद आती है ऑटो स्वेप टूल बार की बात। तो ये जो टूल बार होता है ये आपको अनेक प्रकार के ज्यामितीय आकार, जैसे कि एरो है, फ्लो चार्ट है, या स्टार है, या रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो ऐसे कई चित्रों को बनाने की अनुमति देता है और इन आकृतियों द्वारा आप अपना ग्राफ भी बना सकते हैं। इसके बाद आती है विजार्ड। तो ये क्या है, ये विभिन्न उपयोगी टिप्स और तकनीकों को प्रदर्शित करके आपको प्रभावशाली रूप में काम करने में सहायता करता है। मतलब ये आपको सिखाने के काम भी आ सकता है। ठीक है ना। और ये साथ साथ ये उस काम में सहायता करेगा आपकी जो कि उस कार्य पर आधारित होगा जो आप कर रहे हो। इसके बाद आती है बात ड्रैग और ड्रॉप की। तो ड्रैग और ड्रॉप का मतलब है खींचिए और डाल दीजिए। तो आप माउस की सहायता से डेटा और पाठ दोनों को ड्रैग करके स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है ना। ये भी एक विशेषता है स्प्रेडशीट की। अगली बात आती है चार्ट की। तो चार्ट आपने देखे होंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से ये होते हैं। ठीक है ना। इनको बार चार्ट बोल सकते हो आप, इसमें बार का उपयोग किया जाता है। दंड चित्र बोलते हैं इसको हिंदी में, या फिर पाई चार्ट होता है जो कि एक सर्कल से बनता है। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे चार्ट आप उपयोग में ला सकते हैं। पाई चार्ट हो, बार चार्ट हो, लाइन चार्ट हो, और अनेक अन्य रूपों में आपके डाटा का ग्राफिकल रूप में प्रदर्शित करने में सहायता करता है कौन, स्प्रेडशीट। इसके बाद आती है पिवट टेबल। तो पिवट टेबल की सहायता से आप डेटा को शीघ्रता से जोड़ सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। और आपको डेटा का विश्लेषण करने और रिपोर्ट बनाने में भी सहायता मिलती है। ठीक है ना। इसके बाद आता है शॉर्टकट मेन्यू। तो माउस के अगर आप दायां बटन को दबाएंगे तो आपको बहुत सारी कमांड इसमें प्रदर्शित होती हैं जो कि आपके द्वारा किए जा रहे काम के लिए उपयुक्त होती हैं। तो आप शॉर्टकट मेन्यू का उपयोग कर सकते हैं माउस के दाएं बटन को दबा के। ये भी स्प्रेडशीट की एक
विशेषता हो गई। अब बात आती है, अभी तक तो पढ़ी हमने कि स्प्रेडशीट की क्या विशेषता है, तो वो स्प्रेडशीट एक कॉमन वाली बात थी। अब हम स्पेसिफिकली विशिष्ट रूप से एमएस एक्सेल 2007 की बात करेंगे कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले उसकी विशेषता है जो उसने शुरू करी है वो है रिजल्ट ओरिएंटेड यूजर इंटरफेस। अब ये यूजर इंटरफेस क्या है अभी हम बात करते हैं। इसके बाद जो दूसरी विशेषता है वो है अधिक रो और कॉलम और अन्य नई सीमाएं। फिर है ऑफिस थीम और एक्सेस शैलियाँ। फिर है रिच कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मूला लेखन में आसानी और संशोधित सॉर्टिंग और फिल्टरिंग। सबसे पहली बात हम करते हैं परिणाम आधारित उपयोगकर्ता इंटरफेस यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड यूजर इंटरफेस की। तो इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस जो है, जो एक आदमी काम कर रहा है और जो कंप्यूटर है उसके बीच में जो चीज कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है ना, वो बोलती है, वो उसको हम इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है, जिसकी सहायता से वो दोनों आपस में संचार कर पाते हैं, ठीक है ना। तो वो जो इंटरफेस है वो अगर रिजल्ट ओरिएंटेड हो, परिणाम के आधारित हो, तो उस प्रकार की सुविधा एमएस एक्सेल आपको प्रदान करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का नया रिजल्ट ओरिएंटेड यूजर इंटरफेस जो कि रिजल्ट के अनुसार कंप्यूटर का उपयोग करने वाले व्यक्ति और कंप्यूटर के बीच संचार करने का माध्यम होता है, वो आपके लिए काम करना आसान बनाता है। तो ये जो सुविधा है एमएस एक्सेल 2007 की, इसकी सहायता से आपका कंप्यूटर पर किया जाने वाला काम सरल हो जाता है, ठीक है ना, आप सरलता से काम कर पाते हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी कमांडों और सुविधाओं की बहुत सारे समूह होते हैं, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, फिर डायलॉग बॉक्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें जो कि आप धीरे धीरे सीखेंगे। इसके बाद जो दूसरी विशेषता है वो है अधिक रो और कॉलम और अन्य नई सीमाएं। तो जब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 से पुराने वर्जन की, तो जो पिछला वर्जन था जो कि 2003 था, उसमें केवल 65,000 रो की सुविधा थी और 255 कॉलम आप बना सकते थे। रो का मतलब आप समझ रहे होंगे, ऐसे ऐसे रो, 65,000 रो आप में डेटा आप एंटर कर सकते थे और ऐसे ऐसे 255 कॉलम में आप डेटा एंटर कर सकते थे। ये सीमा थी पिछली वाली की। लेकिन इसमें क्या हुआ है, एक्सेल 2007 में, एक्सेल 2007 की ग्रिड में अब आपको 10,48,576 रो, समझ रहे हैं आप कितना ज्यादा बढ़ गया है, 65,000 से सीधे 10 लाख हो गया है। और 16,384 कॉलम, पहले था 255 कॉलम और अब हो गया है 16,384 कॉलम। तो इतना ज़्यादा चीज़ें बढ़ा दी हैं। और अब भी जो नए लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं, जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ एक्सेल 2010 वाला, उसमें भी सेम यही सीमा है, ठीक है ना, 10,48,576 और 16,384 कॉलम की। तो इस प्रकार ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2003 की तुलना में उपयोगकर्ता को 1500% अधिक रो देता है, ठीक है ना, पंक्तियां देता है, और 6300% अधिक क्या देता है, कॉलम यानी कि स्तंभ देता है, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप, 255 से 16,000 ये हो गए कॉलम, और कितना मैंने बताया था आपको, 65,000, उससे 10 लाख हो गई, ठीक है। तो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसकी एक तुलना आप भी कर सकते हो कि एक्सेल 2007 में अंतिम कॉलम XFD है, जबकि जो एक्सेल 2003 था उसमें अंतिम कॉलम IV होता था, ठीक है ना। तो कितना अंतर है। प्रति सेल में सेल संदर्भों की संख्या में अधिकतम उपलब्ध मेमोरी में भी वृद्धि की गई है। तो जो सेल रेफरेंसेस आप दे सकते हैं उसके लिए जो मेमोरी अवेलेबल होती है उसकी भी उपलब्धता में वृद्धि की गई है। कौन से में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में। अब बात आती है दूसरी विशेषता की, तो तीसरी विशेषता कह सकते हो आप, ऑफिस थीम और एक्सेस शैलियाँ। तो एक्सेल 2007 में विशिष्ट शैली की सहायता से थीम द्वारा, विशिष्ट शैली आप समझ रख सकते हो कि आपको किस प्रकार से डेटा को देखना है या किस प्रकार से आपको जो काम आप जिस स्पेस में कर रहे हो उसको देखना है, तो सारी शैली कहलाती है। तो विशिष्ट शैली की सहायता से थीम द्वारा वर्कबुक में डेटा को शीघ्रता के साथ फॉर्मेट किया जा सकता है। आप ऑफिस 2007 के अन्य रिलीज से थीम शैली को साझा कर सकते हैं। आप अगर जो दूसरे रिलीज अगर आपके पास हो तो उससे भी आप शेयर कर सकते हैं उनकी जो थीम है उसको। उदाहरण के लिए वर्ड 2007 और पावर पॉइंट 2007 से भी आप शैलियाँ या थीम ले सकते हैं, फिर आप थीम को लागू कर सकते हैं और साथ साथ विभिन्न शैलियों का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके पश्चात बात आती है रिच कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात है उसमें आप कंडीशन के हिसाब से जो फॉर्मेट है, मतलब किस प्रकार से आपको डेटा को सॉर्ट करना है, फिल्टर करना है, वो सारे के सारे कंडीशन के हिसाब से
कर सकते हो। तो कंडीशनल फॉर्मेट को लागू करना और उपयोग करना आसान हो गया है अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 की सहायता से। डेटा में संबंधों का अवलोकन करने के लिए कुछ योजनाओं की आवश्यकता होती है। डेटा में संबंध की जो बात है वो आप आगे चल के समझ जाएंगे। संबंध का बेसिकली यही है कि डेटा किस तरफ से स्क्यूड है, किस मतलब उसका जो मिड पॉइंट है वो कहाँ है, ठीक है ना। आपको अगर देखना है कि उसमें ज़्यादा बार उसकी जो सबसे ज़्यादा बार आवृत्ति किन अंकों की हुई है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो डेटा में संबंध क्या है वो भी, उसका भी अवलोकन करने के लिए आपको कुछ योजनाओं की आवश्यकता होती है, जिससे विश्लेषण करने में के उद्देश्यों में काफ़ी हद तक आपको मदद मिलती है। बेसिकली होता क्या है, जब आप कहीं पर डेटा डालते हैं तो धीरे धीरे आपको डेटा की सहायता से कुछ ना कुछ इन्फ्रेंसेस निकालने होते हैं, कुछ मतलब निकालने हैं। तो उस मतलब को कैसे निकालेंगे आप, उसका विश्लेषण करके। तो ये सारी चीज़ें जो रिस्क कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो मैं बात कर रहा हूँ, सीधे सीधी बातों में अगर सीधे से शब्दों में इसको कहूँ तो इसकी सहायता से आपको जो डेटा है उसको एनालाइज करने में भी काफ़ी मदद मिलती है, उसका विश्लेषण करने में भी काफ़ी मदद मिलती है। अभी मैंने आपसे बात की थी फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला लेखन में भी आसानी देता है कौन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007। इसके माध्यम से आप आसानी से जो फॉर्मूले हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या क्या सुविधाएं सुधार किए गए हैं। सबसे पहले रीसाइजेबल फॉर्मूला बार दिया गया है। रीसाइजेबल का मतलब है कि अब जो आप फॉर्मूला बार है उसमें अगर आप टाइप करते हुए चले जाएंगे, अगर जो जैसे से वो बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे जो ये फॉर्मूला बार है उसका भी आकार बढ़ता जाएगा। जैसे जितना जितना लंबा आपका फॉर्मूला होता चला जाएगा उस हिसाब से जो फॉर्मूला बार है वो अपना आकार चेंज करता जाएगा। अगला है ऑटो कंप्लीट फंक्शन। तो ऑटो कंप्लीट फंक्शन सुविधा जो है वो फार्मूलों के उचित सिंटैक्स की को शीघ्रता के साथ लिखने में मदद करता है। जो मैंने अभी ऑटो फिल वाली बात की थी आपसे शुरू में, आप आगे जब देखेंगे इसको प्रैक्टिकल में तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। फिर है स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस की बात। तो संरचित संदर्भ की जो बात अगर हम करें, रेफरेंसेस क्या होते हैं वो भी आपको आगे समझ में आएगा। मतलब रेफरेंसेस का मतलब होता है कि अगर आप किसी फॉर्मूले में किसी सेल का उपयोग कर रहे हैं तो आप उसका रेफरेंस दे रहे हैं फॉर्मूला के अंदर, ठीक है ना। कि जैसे C1 सेल के अंदर C2 सेल की गुणा कर दीजिए, तो जो C1 और C2 है ये दोनों क्या है, रेफरेंसेस हैं, ठीक है ना। आपने रेफरेंस दे रखा है। तो इसमें फॉर्मूला तालिकाओं और नामित रेंजों का संदर्भ देने के लिए एक्सेल 2007 संरचित संदर्भ प्रदान करता है, ठीक है ना। अगली बात है नामित रेंजों पर आसान पहुंच। आप एक्सेल 2007 की मदद से मध्य स्थान में कई नामित रेंजों की व्यवस्थित कर सकते हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं और उनकी व्यवस्था भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी रेंजों से संबंधित एक आपको आसानी है, जो कि एक सुधार है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में किया गया है। अगली जो विशेषता है और जो सबसे लास्ट विशेषता है वो है संशोधित शॉर्टिंग और फिल्टरिंग। अब शॉर्टिंग क्या होती है, शॉर्टिंग कहते हैं जैसे आप आंकड़ों को अवरोही क्रम में लगाएं या आरोही क्रम में लगाएं, मतलब बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, तो उसको बोलते हैं शॉर्टिंग। या फिर आप ए वाले ऊपर ले आए, अल्फाबेटिकली लगा दें आप डेटा को, ठीक है ना, वो भी शॉर्टिंग हुई। और फिल्टरिंग क्या होती है, फिल्टरिंग कहते हैं जब आप किसी दिए हुए डेटा के समूह में से कुछ जो विशिष्ट जो चीज़ें हैं उनको फिल्टर कर दें। जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास 50 अंक दे रखे हैं आपने, तो उन 50 अंकों में से आप निकाल लें कि कौन से अंक ऐसे हैं जो कि 100 से बड़े हैं, उनको अलग कर लें। तो वो क्या हुआ, फिल्टरिंग हुई, ठीक है ना, वो फिल्ट्रेशन वाला काम हुआ। तो एक्सेल की बेहतर फिल्टरिंग यानी कि अलग करने वाली सुविधा और सॉर्टिंग मतलब क्रमवार लगाना, जो मैंने बताया आरोही क्रम में अवरोही क्रम में, उस तकनीक का उपयोग वर्कशीट के डेटा को शीघ्रता से व्यवस्थित करने के लिए किया जा सकता है, ताकि आप जो चाह रहे हो, जो इच्छित आपका उत्तर है, जो वांछित उत्तर है वो आप प्राप्त कर सकें, ठीक है ना। जो आपको आंसर चाहिए उस हिसाब से आंसर आपको मिल जाए। एक्सेल 2000 में आप रंग के आधार पर भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप, रंग के आधार पर और 3 से भी अधिक स्तर पर डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, और रंग या तिथियों के आधार पर भी आप डाटा को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है ना, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम ये चीज़ें प्रैक्टिकली आगे देखेंगे, एक एक करके सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी, तब हम इसके बारे में, इन विशेषताओं के बारे में एक बार फिर बात करेंगे, तो फिर शायद आपको ज़्यादा और चीज़ें समझ में आनी शुरू होंगी, क्योंकि अभी हमने एक्सेल पढ़ना शुरू किया नहीं है सही तरीके से, ठीक है ना। अभी हम खाली उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि एक्सेल को शुरू कैसे करना है, ठीक है ना।
तो एक्सेल को शुरू करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल वही जैसे हमने वर्ड को शुरू किया था। आप जब अपने अगर आपके पास ये वाला ऑफिस है पुराना वाला जो जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो इसमें आप जाइए ऑफिस एक्सपी जो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपी, तो उसमें आप स्टार्ट पे जाइए, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सूची खुल जाएगी। इसमें आप ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे तो और उसके बाद फिर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर क्लिक करेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफिस एक्सेल 2007 का एक बटन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने से जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एक्सेल है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हैं कि आप स्टार्ट पे जाइए और रन, या तो स्टार्ट पे जाके आप रन ढूंढ लीजिए या फिर रन अगर लिखा हुआ है तो उस पर आप क्लिक करिए तो आपका एक कमांड डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उस कमांड डायलॉग बॉक्स में आप एक्सेल लिखेंगे, खाली क्या लिखेंगे, EXCL लिखेंगे और ओके का जो बटन है उसको दबा देंगे। अपने आप जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो लोड हो जाएगा। मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ कि आपको कैसे शुरू करना है एक्सेल, ठीक है। मैं आपको ये जो अपना ऑफिस जो मैं लेटेस्ट ऑफिस जिस पे काम कर रहा हूँ उस पर ही इस चीज़ को दिखाता हूँ कैसे मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं गया, मैं यहाँ जो पहले स्टार्ट था उस पर गया, ठीक है, मैंने क्लिक किया। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें से जो ऑफिस है उसको ढूंढा, ये ऑफिस में एक्सेल जो है उसको ढूंढा और एक्सेल पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं एक्सेल लोड होने लग गया है, ठीक है ना। ये तो पहला मेथड है कि आप जाएंगे, ठीक है ना, और यहाँ से फिर एक ब्लैंक वर्कबुक पे आपने क्लिक किया। ब्लैंक वर्कबुक का मतलब है कि आप नए सिरे से चीज़ों को खोल रहे हैं। अब मैं दूसरा मेथड आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे रन के माध्यम से कर सकते हैं। आपने यहाँ रन टाइप किया, रन कमांड खोल लिया, एक्सेल यहाँ EXCEL टाइप किया और फिर ओके दबा दिया तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसने भी खोल दिया। तो दो तरीके आपके पास हैं एक्सेल को शुरू करने के, या तो आप जो पारंपरिक तरीका है कि आप स्टार्ट पे जाइए और प्रोग्राम्स में जाइए, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 को ढूंढिए, या फिर दूसरा तरीका वही है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट निकालिए और उस पर EXCL टाइप कीजिए और सीधे सीधे एक्सेल आपका खुल जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी तरीका आप अपना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सेल वर्कशीट की। अभी हमने एक्सेल खोलना तो सीख लिया है, लेकिन अब पहले हम ये तो जान लें कि वर्कशीट क्या होती है, ठीक है ना। तो एक्सेल जो है वो आपको कागजों पर बने बही खातों की तरह वर्कशीट बनाने की अनुमति देता है, ठीक है ना। प्रत्येक एक्सेल फाइल एक वर्कबुक होती है, एक वर्कबुक होती है, क्या होती है, एक वर्कबुक होती है जिसमें अनेक वर्कशीट हो सकती है, ठीक है ना। तो एक जो फाइल है उस फाइल के अंदर एक भी वर्कशीट हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, पांच भी हो सकती हैं, मतलब कितनी भी नंबर ऑफ वर्कशीट उसके अंदर हो सकती है, अनेक वर्कशीट उसमें हो सकती है, ठीक है ना। जैसे ये मैंने एक फाइल खोली है तो ये क्या है, ये एक वर्कबुक है और इसके अंदर जो एक्सेल की जो वर्कशीट है वो ये है, लिखा हुआ है शीट 1, शीट 2, शीट 3। अभी मैं ये प्लस है इसके, अगर इसको दबाऊंगा तो बहुत सारी इसमें एक्सेल शीट खुलती चली जाएंगी। ये कैसे चलेंगी ये भी आगे आप देखेंगे, ठीक है ना। तो कई सारी वर्कशीट इसके अंदर हो सकती हैं, बस समझना आपको ये है कि जो वर्कबुक है जो खुली हुई है इसके अंदर कई सारी वर्कशीट हो सकती है। वर्कशीट जो होती है वो क्या होती है, वो कॉलमों और रो, कॉलम क्या होते हैं वो अक्षरों से उनको दिखाया जाता है और रो क्या होती हैं वो संख्याओं से नामित होती हैं, उसकी ग्रिड होती हैं, ठीक है ना। रो इस प्रकार से होंगी और कॉलम इस प्रकार से होंगी, ठीक है ना। तो ये अभी मैंने वर्कशीट आपकी बात की थी, तो वर्कशीट के अंदर क्या होंगे, ये तो होंगी कॉलम, ठीक है ना, ये है कॉलम और कॉलमों को मैंने क्या कहा है अक्षरों द्वारा दिखाया नामित होता है, तो ये क्या है, ये सी कॉलम है। कौन सा कॉलम है, ये सी। इसके बगल में ये बी कॉलम है, ये इसके आगे डी कॉलम है, ठीक है ना। तो ये कौन सा कॉलम है जिसको जो पीले कलर का दिखाई दे रहा है वो है सी कॉलम। और अभी बात करेंगे रो की, तो रो है ये, तो रो क्या ऐसे नामित होती है संख्याओं द्वारा। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि जो नीले रंग की जो मेरी रो आई है ये कौन सी रो है, ये फोर्थ रो है, क्या है, फोर्थ रो है, ठीक है। इस फोर्थ रो में और जो ये सी जो कॉलम है, ये जो जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं, ये जो एक सेल है, ये जो नीला दिख रहा है, पीले और नीले के बीच में है, ये जो सेल है ये होगा C4 सेल। कौन सा सेल होगा, C4, ठीक है ना। ऐसे सेल का नाम रखा जाता है। तो कॉलम और रो के अक्षर और संख्याओं को लेबल कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसके जो अक्षर और संख्याएं हैं, जैसे ये ABCDEF हैं, ये लेबल हैं, और ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब क्या है, ये भी लेबल है, जो क्रमशः वर्कशीट के शीर्ष और बाईं ओर प्रदर्शित होते हैं, ठीक है ना। ये तो है शीर्ष, टॉप पे आपको दिखाई दे रहे हैं और ये है लेफ्ट में,
ठीक है ना। हम अगर आप देखेंगे, आप भी देख रहे होंगे तो ये आपके लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये एक्सेल की वर्कशीट हो गई। यहाँ पे ये ऊपर रिबन होता है, ये कॉलम की हेडिंग होती है जो मैंने बताया था आपको, ये जिसके अंदर लिखा हुआ है ये हेडिंग हो गई। ये एक्टिव सेल्स होते हैं जहाँ पर कि एक जो कॉलम है और रो एक दूसरे को काटते हैं, तो ये एच है। और ये जो किस रो पर है, ये है 7th रो पर। तो ये जो ये सेल है इसका नंबर हो गया H7, ठीक है ना। ये कौन सा सेल हो गया, H7 सेल है ये जो सेल जिसकी बात कर रहे हैं, ये एक्टिव सेल है। ये है रो हेडिंग, ये अभी मैंने बात की थी, यहाँ कॉलम हेडिंग थी, ये ABCDEF। ये है रो हेडिंग, ये है 15 14 13 इस टाइप से जो बनी हुई है। इसके पश्चात है यह है वर्कशीट टैब स्क्रॉल बटन। यहाँ की इसके माध्यम से आप वर्कशीट को स्क्रॉल कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। यह है शीट टैब, यहाँ से आपको पता चलता है कौन सी शीट खुली हुई है, ठीक है ना। ये शीट 5 लिखा है, शीट 2 लिखा है, जो भी लिखा है, ठीक है ना। तो ये है शीट टैब, ये मैंने पीछे भी आपको दिखाया था। इससे पता चलता है कि आप कौन सी सीट पर काम कर रहे हैं। जिस सीट पर आप काम कर रहे होंगे ज़्यादा उजला हुआ होगा, ठीक है ना, ज़्यादा लाइट, बहुत हल्का, मतलब वो ग्लो कर रहा होगा, ठीक है ना, तो उजाले में होगा वो सीट एक्टिव होगी उस समय। इसके बाद पश्चात ये है स्टेटस बार, ये है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। इसकी सहायता से आप जो शीट है इसके अंदर जो कंटेंट है इसको इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है ना, इधर और इधर कर सकते हैं, हॉरिजेंटली उसको घुमा सकते हैं, ठीक है ना, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कर सकते हैं। ऐसे ही आप वर्टिकली भी कर सकते हैं। तो ये इसके लिए आपके लिए क्या यूज़ होती है, वर्टिकल स्क्रॉल बार यूज़ होती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे एक्सेल की वर्कशीट में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं वर्कशीट का चयन करना, उसमें वर्कशीट में जोड़ना नई वर्कशीट और उनका नाम परिवर्तित करना, ये कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम सीखेंगे एक नई वर्कशीट कैसे आप इंसर्ट करेंगे, मौजूदा वर्कशीट से पहले एक नई वर्कशीट कैसे इंसर्ट करेंगे, और नई वर्कशीट इंसर्ट करने की वैकल्पिक विधि क्या होती है, और वर्कशीट का नाम बदलने, आप नाम कैसे बदल सकते हैं, उसको रीनेम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं एक नई वर्कशीट को इंसर्ट कैसे करते हैं। तो सिंपली ये जो खुला हुआ है एक्सेल, इसमें आप शीट 1 देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्लस का साइन है न्यू शीट का, इस पर मैंने इसे क्लिक किया तो आपने देखा होगा नई शीट खुल गई। मैं फिर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए शीट 3 खुल गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप शीट खोल सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूं कि आपको किस प्रकार से, अगर आपको इस जो ये शीट है, ये शीट 3 एक्टिव है इस समय, ठीक है ना, अगर आप चाहें तो इंसर्ट यहाँ से भी कर सकते हैं शीट को। यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो इंसर्ट शीट हो जाएगी, ये जो जहाँ पर वो क्लिक थी उससे पहले हो जाएगी। जैसे अगर शीट 1 से पहले आपको शीट डालनी है तो आप जाइए इंसर्ट पे और इंसर्ट शीट करेंगे तो शीट 1 से पहले शीट 5 आ गई। अब आप देख रहे हैं शीट 5 आ गई शीट 1 से पहले। तो अगर शीट से पहले, वर्कशीट से पहले अगर वर्कशीट डालनी है तो आप यहाँ इंसर्ट पर जाकर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं, वहां से इंसर्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि वर्कशीट को आपको इंसर्ट कैसे करना है। अब बात आती है वर्कशीट का नाम बदलने की। तो वर्कशीट का नाम बदलने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले जब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम शीट जिसका नाम बदलना है उस पर राइट क्लिक करेंगे और फिर आपको एक मेन्यू दिखाई देगा। जैसे फिर मैं इसको करके दिखा रहा हूँ शीट 1 को। ये दूसरा तरीका है, इसमें आप सीधे डबल क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा। जैसे शीट 2 है, इसमें मैंने राइट क्लिक किया और रीनेम किया। अब इसका मैं जो चाहे वो नाम रख सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे ये NIOS में नाम रखना चाहता है, ये नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि ये नाम पहले से लिया जा चुका है, पहले इस शीट का नाम, इसलिए मैंने इसका नाम NIOS 3 कर दिया, ठीक है ना। तो दो तरीके हैं, या तो आप जैसे शीट 4 है इस पर डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक करके आप उसका जो है नाम चेंज कर सकते हैं। वो जो टेक्स्ट है हाईलाइट हो जाएगा, हाईलाइट करा होगा तो आप वहां पर जाकर जो भी टाइप करेंगे वो नाम उस शीट का हो जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी और दूसरी वर्कशीट का नाम वो नहीं होना चाहिए। अगर वैसा होगा तो आपको एरर मैसेज आएगा, फिर एरर मैसेज के हिसाब से आपको उस वर्कशीट का नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वर्कशीट का नाम बदलना है, ये बहुत सरल चीज़ थी। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ पूछना होता है तो आप हमारे से नंबर्स पर संपर्क करके बात कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बहुत अर्जेंट है तो कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों से एक बार फिर वही अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।